दोस्तों मार्च 2019 तक दोस्तों इंडिया का जो ऑपरेटिव डेफ्ट था वो 68.6% ऑफ जीडीपी यानी कि 13 ट्रिलियन हो गए। दोस्तों डेब्ट एक ऐसा चीज यानी कि कर्ज, ये एक ऐसा शब्द है जो सुनने में किसी को भी अच्छा नहीं लगता, चाहे वो देने वाला हो या लेने वाला हो। दोस्तों पहले क्या होता था कि कर्ज कोई इंडिविजुअल लेता था, कोई जैसे हम हमारे और आपके जैसे लोग लेते थे। अब क्या हो रहा है दोस्तों, अब कर्ज एक इंसान भी लेता है, एक कंपनी भी लेती है और एक सरकार भी लेती है और एक देश भी लेता है। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे इंडिया के उन डेब्ट के बारे में जो वो अब्रॉड कंट्री और जो अपने देश में ले चुका है। चलिए बात करते हैं और क्या उसके इफेक्ट पड़ सकते हैं हमारे आने वाले जनरेशन के लिए। सो चलिए लेट्स स्टार्ट। लोन जो है दोस्तों वो बहुत सारी कंट्रियां बोरो कर चुकी है और करेगी, क्योंकि उन्हें जरूरत पड़ती है। और लोन जो है दोस्तों वो शायद वैसा कंट्री होगा जो नहीं बोरो किया होगा। हम इसके बेसिक से जाते हैं। तो लोन दो तरह के होते हैं दोस्तों। पहला एक होता है इंटरनल और एक एक्सटर्नल। तो इंटरनल लोन वो होते हैं दोस्तों जो देश के अंदर से लिया जाता है। तो देश के अंदर से किस तरह से ले सकते हैं, वो किसी इंडिविजुअल पब्लिक के पैसे भी रख सकते हैं, वो किसी बैंक से भी ले सकता है, म्यूचुअल फंड से भी ले सकता है और किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से भी डिमांड कर सकता है। सो गाइस जो डेब्ट देश के अंदर लिया जाता है या कहीं से भी हो, जो देश के अंदर से बिलोंग करता है दोस्तों, तो वो इंटरनल डेब्ट में आता है। और वहीं अगर बात करें एक्सटर्नल, तो वो देश के बाहर ही से लिया जा सकता है, जैसे कि वो वर्ल्ड बैंक से ले सकता है, IMF के द्वारा ले सकता है और दोस्तों अगर वो किसी भी फॉरेन कंट्री से भी ले सकता है, यानी कि मल्टीलेटरल, बायलेटरल और IMF के तरीके से भी वो ले सकता है मनी, किसी से भी बोरो कर सकता है। तो ये दो है ऐसे जहां से कोई भी कंट्री एक दूसरे के साथ लोन ले सकता है। दोस्तों अब आपको लगता होगा कि वैसा क्या जरूरत पड़ जाती है, क्यों कोई भी कंट्री लोन लेती है। तो बेसिकली दोस्तों इसके पीछे का रीजन यह है कि वो कंट्री जो किसी प्रोजेक्ट पे अपना पैसा लगाती है, जैसे कि वो अगर 6,000 लगाई, तो वो अगर 6,000 लगाई और उसमें से उसको फिक्सल डेफिसिट का सामना करना पड़ा, मतलब उससे सिर्फ रेवेन्यू का 5500 ही जनरेट हो पाए, तो वो जो 500 उसका वो घाटा जल जाएगा। और अगला अगर किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना होगा तो उसके लिए उसे पैसा चाहिए जो उसे लोन नाम पे कहीं से भी वो ले सकता है। तो दोस्तों इसी तरह के हमने देखे थे दोस्तों 2018 में, इसी तरह जो हमारी सरकारें उसने दोस्तों 750 बिलियन का जो है एक पैसे खर्च किया और उसमें से सिर्फ रेवेन्यू जनरेट हुई, इसमें से दोस्तों सिर्फ 570 बिलियन ही रेवेन्यू जनरेट हो पाई, यानी कि 180 बिलियन जो पैसे थे वो यानी कि फिजिकल डेफिसिट हो गए। फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है राजकीय घाटा, जब कोई भी कम सरकारें कुछ किसी में भी पैसा लगाता है और वो उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाता है तो पैसा चला जाता है उसका। सो गाइज मतलब खर्चे ज्यादा हो जाते हैं और रेवेन्यू कम जनरेट होता है, तो इसके लिए लोन लेनी जरूरी पड़ जाती है। सो गाइज किसी भी न्यू प्रोजेक्ट को फिर से स्टार्ट करने के लिए उसके लिए पैसे चाहिए जो उसे लोन के जैसे उसे बोरो करता है। सो गाइज अब आपको लगता होगा कि सरकार वैसी जगहों पे पैसा क्यों लगाती है जहां से कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होती है। तो इसके पीछे का रीजन बताता हूँ दोस्तों कि सरकार कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी बेसिक कंपनी में किसी भी वैसा सेक्टर में लगाती है जहां से रेवेन्यू जनरेट करना मुश्किल होता है। किसी जगह से तुरंत रेवेन्यू जनरेट होता है तो कहीं 1 साल में होता है, 2 साल में होता है और कहीं ऐसा जगह होता है जहां रेवेन्यू जनरेट ही नहीं हो पाती है। सो बेसिकली ये बात होती है जैसा कि कोई बिल्डिंग बना तो वहां से कि वो रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी या ना कर पाएगी ये तय नहीं हो पाता है। सो वजह यही होता है कि रेवेन्यू ना आने की वजह से सरकार को भी लोन लेना पड़ता है और डेट्स वाई दोस्तों इसे इन जगहों पर रेवेन्यू को लगाना पड़ता है। दोस्तों 2019 के एक रिकॉर्ड में ऐसा बताया गया कि 2019 तक जो हमारे भारत का अब्रॉड डेब्ट था वो $2.1 ट्रिलियन हो गया है और जो कि दोस्तों हमारे जीडीपी का 69% है। सो गाइस IMF एक ऐसा बताता है कि जो देश का 100% से नीचे जिसका भी लोन है, जीडीपी के लोन है, तो वहां तक वो सुरक्षित रहता है। तो हमारा 69% है, यानी कि अगर भारत के पास 100 रुपए है तो उसमें वो 69 रुपए लोन ले चुका है। और जापान और अमेरिका सबसे ज्यादा लोन ले चुके हैं दोस्तों, जैसा कि इसमें दिखाया गया है इस रिपोर्ट। दोस्तों जापान का जो जीडीपी का रेशियो है दोस्तों वो चला गया है 237.54% और वहीं अगर अमेरिका की बात की जाए दोस्तों तो वो है तो 106.70%। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से इन लोगों का जीडीपी के बराबर उसके रेशियो उसके ज्यादा इन्होंने लोन ले चुके। दोस्तों अगर अब बात आती है
इंटरनल डेब्ट के बारे में। तो दोस्तों हमारा इंटरनल डेब्ट जो कुल इंडिया ने लिया है वो 1.55 बिलियन डॉलर वो इंटरनल डेब्ट कर चुका है। और ये कहाँ से लेता है? कमर्शियल बैंक से लिया है दोस्तों, म्यूचुअल फंड से लिया है, इंश्योरेंस कंपनी से लिया है। दोस्तों जून 2019 तक दोस्तों जो एक्सटर्नल डेब्ट है वो हो गया 557.4% यानी कि 19% एक्सटर्नल डेब्ट। ओवरऑल दोस्तों डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो है हमारे इंडिया का वो है 69% और वहीं एक्सटर्नल डेब्ट की बात करें तो वो है 19%। अब दोस्तों मैंने बात की थी मल्टीलेटरल, बायलेटरल और आईएमएफ की, चलिए बारे में बात करते हैं। दोस्तों मल्टीलेटरल जो है वो किसी भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेता है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया दोस्तों, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया। इस तरह से जो बैंक है नेशनल लेवल पर फाइनेंशियल बैंक का काम करते हैं इंस्टीट्यूशन जो है वहां से ये लेता है। बायलेटरल की अगर बात करें दोस्तों तो ये किसी भी फॉरेन कंट्री से डिमांड करता है, जैसे कि जापान हो गया। जापान ने दोस्तों हाल ही में जापान का जो शेयर है हमारे इंडिया में वो सबसे ज्यादा है, यानी कि 79.7% जो उसने शेयर दे चुका है लोन का हमारे इंडिया को। दोस्तों जापान ने हाल ही में 66 ट्रिलियन डॉलर जो है दोस्तों वो हमारे इंडिया को दिया है मेट्रो ट्रेन बनाने के लिए। और इसका इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम है दोस्तों, 0.1% और ये 50 सालों के लिए। और आईएमएफ की बात करता हूँ दोस्तों तो वो तो एक खुद ही इंस्टीट्यूशन जो है इन सब चीजों को देखता भी है और लोन भी देने का काम करता है। अब दोस्तों बात आता है शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों शॉर्ट टर्म लोन जो है वो बहुत ही डेंजरस होता है क्योंकि उसको हर एक साल में ही चुकाना पड़ता है। और वही लॉन्ग टर्म जो है उसका टाइम रहता है 50 ईयर्स, 100 ईयर, 20 ईयर, इस तरह से। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो शॉर्ट टर्म जो लोन है इस पे काफी फोकस करना चाहिए कि उसको जल्द से जल्द उसको रिपे किया जाए। दोस्तों लॉन्ग टर्म में अगर बात की जाए तो 447 बिलियन डॉलर जो है वो इंडिया के पास है। और वहीं अगर शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो वो 109.7 बिलियन डॉलर ले चुका है, जो कि शायद आसानी से रिपे कर सकता है इंडिया। और इसे सिर्फ एक साल में चुकाना है जो शायद इंडिया कर सकता है बहुत आसानी से। अब दोस्तों आपको बताता हूँ कि वो कौन कौन से करेंसीज में ये सब जो लोन है वो लिए गए हैं और कि कौन से करेंसी में लौटाना पड़ेगा। तो दोस्तों 50.5% जो है वो डॉलर में लिया गया है, 35.7% रुपये में लिया गया है और जापानीज यान में 5% लिया गया है। अब दोस्तों आपके दिमाग में आता होगा कि क्यों नहीं गवर्नमेंट ऐसा करती है कि अपने कंट्री को डेवलप कर दे और उससे क्या करती कि वो प्रिंट जो है जो नोट है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रिंट करती और रिपे कर देती। बहुत आसान लगता है सुनने में, लेकिन ये बहुत ही डेंजरस इफेक्ट पड़ता है उसका। जो निगेटिव इम्पैक्ट जो है वो आपको चलिए बताते हैं। ये करना तो बहुत आसान है लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो बहुत बुरा है। दोस्तों इसी तरह के हमने देखे थे 1929 में, यही जो डेंजरस इम्पैक्ट था वो देखने को मिला था दोस्तों। 1929 में बेसिकली हुआ क्या था कि जर्मनी जो था दोस्तों उसने काफी सारे नोट को प्रिंट कर दिया और इस वजह से वहां के जो बाकी कंट्री थी उसने भी ये जाना, तो उसके बाद उसने भी ज्यादा से ज्यादा नोट को प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। अब दोस्तों नोट बढ़ गए लेकिन डिमांड तो कम हुआ, यानी इंसान तो कम थे। डेट्स वाई सभी प्राइस जो थी दोस्तों जो पहले 10 रुपए में मिल रही थी, 10 डॉलर में मिल रही थी, बाद में जाकर दोस्तों वही प्राइस हो गई 100 डॉलर में मिलने लगी। और यही दोस्तों ये बढ़कर इन्फ्लेशन को बढ़ाता है और इसके बाद महंगाई बढ़ती चली गई दोस्तों। और यही दोस्तों आज का एग्जाम्पल है, वही दोस्तों आज देखने को मिल रही है वेनेजुला में, जहां की 3000% जो है इन्फ्लेशन वो बढ़ गई है। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से लोन रिपे कर सकती है, बट ऐसा और भी कंट्री कर देगी तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है और इन्फ्लेशन बढ़ने के बहुत सारे चांसेस है दोस्तों। तो दोस्तों अब तक मैं जितनी भी बातें किया ये एक रिकॉर्ड की है जो आप आसानी से गूगल पे खोज सकते हो, लेकिन अब जो बातें होने वाली है उसमें सुनने में आपको बहुत मजा आएगा और आपकी गवर्नमेंट की सच्चाई भी पता चलने वाली है बहुत जल्द। तो दोस्तों अगर 1991 की बात करूं तो वहां जो कुल लोन था दोस्तों वो था 85 बिलियन डॉलर। वही दोस्तों 2011 में ये बढ़कर हो गया 317 बिलियन डॉलर, यानी बढ़ोतरी हो गई बहुत। उसके बाद 2014 में ही देखने को मिलता है 446 बिलियन डॉलर और 2019 में फाइनली दोस्तों ये हो गया 564 बिलियन डॉलर। इस तरह से ये आंकड़ा जो है लोन का ये लगातार बढ़ते रह गई। और एक वीडियो वायरल हुआ था दोस्तों 2018 में जिसमें ये कहा गया था कि मनमोहन सरकार जो है वो काफी लोन ले चुकी है और देश को कर्जे में डुबा रही है।
और वहीं मोदी जी इतने अच्छे हैं कि उन्होंने 1 रुपए का भी कर्जा नहीं लिया और पहले ऐसे इंसान बन गए जिन्होंने 1 भी रुपया नहीं लिया है कर्जा। चलिए अब इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। अब दोस्तों इसमें सच्चाई आपको बताता हूँ कि ये जो वीडियो थी ये एक्चुअली पूरा उल्टी थी, अपोजिट थी। वो कैसे बताता हूँ कि मनमोहन सरकार ने जितनी पैसा ली थी, इनफैक्ट जो हमारी इंडिया के पूरे गवर्नमेंट ने जितने लोन ले चुकी है, नरेंद्र मोदी ऐसा पहला इंसान बने जिन्होंने सबसे ज्यादा लोन को लिया है। मतलब फर्स्ट ऐसे इंसान बन गए, ऐसे पीएम बन गए जिन्होंने सबसे ज्यादा कर्जा लिया है। और यही दोस्तों अगर बात की जाए, मनमोहन सरकार ने गोल्ड बॉन्ड के जरिए 1 भी रुपया नहीं लिया था कर्जा, लेकिन मोदी जी इसमें भी पीछे नहीं रहने वाले थे, बल्कि उन्होंने भी दोस्तों गोल्ड बॉन्ड के जरिए 9089 करोड़ रुपए जो है वो गोल्ड बॉन्ड के जरिए भी रुपए लिए हैं। सो ये दिखाना कि किसी भी मैसेज को सेंड करके ये लगता है आपको कि ये अगर मैसेज सेंड करने से आपको ट्रूथ लग जाएगा, तो ये आपकी शायद बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि बहुत सारे लोग और इनफैक्ट सभी लोग ये चेक करते हैं कि कहाँ मैसेज कहाँ तक सही है। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा डेप्ट लेने वाले, कर्ज लेने वाले मोदी पहले इंसान बने और उनके आने के बाद दोस्तों 2014 से 2018 तक की मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, वहां तक दोस्तों 118 बिलियन डॉलर्स बढ़ गई कर्ज आने के बाद। मतलब 4 साल में इतना इन्फ्लेशन उन्होंने बढ़ा दिया, मतलब इतना कर्ज बढ़ा दिए। क्या वो डेवलपमेंट थी? अब आप कहोगे डेवलपमेंट हुई है, तो मुझे लगता है कि जो 60 साल या 65 साल उन्होंने कांग्रेस की थी उसने कोई भी डेवलपमेंट नहीं की थी, बल्कि जो भी डेवलपमेंट हुए ये आने वाले मतलब पिछले 5 साल में ही हुए है। आपको सोचनी चाहिए इस बात को। दोस्तों सरकार ये चाहती है कि 80% जो लोन है वो कंट्री से ही ली जाए। इसके पीछे का वजह बताता हूँ, क्योंकि कंट्री से लोन लेने के बाद उसको चुकाना आसान होता है, और बाद में वो चलता रहेगा क्योंकि वो अपना ही कंट्री है। लेकिन अगर इंटरनेशनल डेब्ट लिया जाए, अगर वो बाहरी कंट्री का रहा, तो वो काफी प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। अब दोस्तों ये कुछ ऐसी बातें थी जो शायद आपने कभी सुनी होगी और ये रिकॉर्ड थे। अब बात बताते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। दोस्तों इन्फ्लेशन बढ़ रहा है हमारे डेब्ट के कारण। ये कैसे? जो सरकारें ऐसी कहती थी दोस्तों कि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो ये चीज का दाम बढ़ रहा है, तो इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था जो है वो कम हो रही है, उसकी परसेंटेज गिर रही है। मोदी सरकार ने ऐसा कहा था। मोदी जी की बात ये आप सुन लीजिए, जो उन्होंने 2012 में कहा था। इसी के कालखंड में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई। एक तरफ जीडीपी का गिरना, दूसरी तरफ इन्फ्लेशन का बढ़ना। महंगाई बढ़े और वो भी किस हालात से बढ़े, और उसमें भी दिल्ली की सरकार हर बार नई तारीख देती रहे। आपने सुना होगा 1 साल पहले हर 3-4 महीने के बाद प्रधानमंत्री की डेट देते थे, फलानी तारीख के बाद महंगाई कम हो जाएगी, फसल के बाद महंगाई कम हो जाएगी, बजट के बाद महंगाई कम हो जाएगी, दिवाली के बाद महंगाई कम हो जाएगी। यही कहते रहे, देश में सुना है। और जिस दिन मीडिया का मूड कर जाएगा, वो पुराने सारे उनके बाइक निकाल करके दिखाएंगे। हर 3 महीने के बाद वो ये काम करते थे। भाइयों बहनों, अब तो 1 साल से महंगाई के विषय पर बोलना ही बंद कर दिया। उन्हें चिंता नहीं है और उन्होंने वादा किया 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महंगाई कम कर पाओ या न कर पाओ, कम से कम अटल बिहारी वाजपेयी जहां छोड़ के गए थे वहां तो ला करके रख दो, वहां तो ला करके रख दो, तब भी गरीब के घर में चूल्हा जलेगा। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई। ये कीमत पेट्रोल की है। जुलाई 2008 में कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $145 प्रति बैरल थी और आज के दिन $40.62 प्रति बैरल है। लेकिन जब $100 ज्यादा थी तब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर ₹50.62 थी और आज जब उस मुकाबले $100 कम है तो प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत ₹60.48 है। अब दोस्तों आपको बता दें कि भारत वो पहला ऐसा कंट्री बन गया, यानी कि मोदी जी पहले ऐसे पीएम बन गए जिनके सरकार में पेट्रोल से ज्यादा बड़ा डीजल हो गया। अब पेट्रोल पंप नहीं बल्कि डीजल पंप नाम रख देना चाहिए था, क्योंकि हाल ही फिलहाल में आपने देखा हुआ है दोस्तों कि पेट्रोल से ज्यादा डीजल के प्राइसेस जो थे वो बढ़ गए थे। और ये इन्फ्लेशन अभी मोदी जी को नहीं दिखेगा। ये महंगाई जो पेट्रोल की है वो अभी उनको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उनको राष्ट्र बचाना है।
दोस्तों आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जो सुनकर आप काफी चौंक जाओगे। दोस्तों पीएम मोदी जो है उन्होंने 5,16,500 करोड़ जो रुपए है, यानी बहुत बड़ा फिगर ही दिख रहा है दोस्तों, इतने रुपए जो है वो अंबानी जी को माफ कर दिए हैं। मतलब उतना लोन था जो अंबानी जी को छोड़ दिया गया। मतलब खुद अपने इंटरनेशनल जो है ये या इंटरनल डेब्ट है वो तो आप चुका नहीं पा रहे हो, बल्कि आप अंबानी जी की कर्जे माफ करने जा रहा हूँ। ठीक है, हमारे देश की थी, माफ कर देने अच्छी बात है, लेकिन वही काम हमारी फार्मर के साथ क्यों नहीं हो पाती है। तो हमें अन्न प्रदान करे, जो खेतों में खड़ा रहे, उसके लिए 1 पैसा सिर्फ माफ होगा। और जो इस कंट्री को लूटे, दोस्तों अभी रिलायंस जियो की कैसी हालत है और क्या उसकी जो स्पीड देती है, नेटवर्क कनेक्टिविटी देती है, वो हम लोग बहुत अच्छा वाकिफ है। जो मोदी जी किसान बंधुओं को कहते हैं कि मेरे प्यारे देशवासियों, तो उनको ये पहले सोचना चाहिए कि जिस हम किसान के अन्न को खाते हैं उनको हम कर्जा माफ नहीं करते हैं, बल्कि हर दिन ऐसा सुनने को मिलता है कि हाँ इतने किसान जो है आत्महत्या कर लिए। क्यों? क्योंकि वो कर्ज को रिपे नहीं कर पाते हैं। दोस्तों फार्मर है दोस्तों, उनको उनके फार्मिंग में कितना रुपए आएंगे ये उनको खुद नहीं पता होता है। विजय माल्या साहब भाग गए, उनके ऊपर कोई भी वैसी कार्रवाई नहीं की जा रही है। लेकिन अगर आप आम आदमी है, आप लोन लीजिए, अगर आप एक भी लोन को रिपे नहीं कर पाते हैं तो आपके घर में रोज आएंगे ऐसे एजेंट और आपसे लोन रिकवरी करवाएंगे। क्योंकि आप एक आम आदमी, आप नहीं भाग सकते हैं, आपको तो परेशानी दिया जाएगा, आप परेशान होइए। और इतने कर्जा माफ कर दिया गया, कॉर्पोरेट टैक्स को माफ कर दिया गया। दोस्तों मोदी सरकार ने अंबानी को किया, हमारे किसान भाइयों को क्यों नहीं किया गया, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे किसान थे उनको माफ करते आप, और फिर पब्लिक आम आदमी थे उनको आप माफ करते। एक्चुअल सही ये है ना दोस्तों कि जो इंडिया है वहाँ उनको कर्ज नहीं दिया जाता जिनके पास पैसा नहीं हो, बल्कि उनको कर्ज दिया जाता है जिनके पास। यही तो अब विजय माल्या के साहब के साथ हुआ, उन्होंने पैसा लेकर भाग गए, नीरव मोदी लेकर भाग गया। समझिए इस बात को। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको लोन भी नहीं दिया जाएगा, और आपको ये कहा जाएगा कि आपके पास तो पैसा ही नहीं है, तो आप बैंक को फिर क्या वापस करोगे। और एक बात और आपको बता देता हूँ कि जब डिमोनेटाइजेशन हुई थी दोस्तों, तो रेड फोर्ट के सामने उसके स्टेज पे खड़ा होकर मैक के सामने मोदी जी ने कहा था कि नोटबंदी के कारण 3 लाख करोड़ वापस आए हैं, मतलब 3 लाख करोड़ काला धन आए हैं। पीएम ने कहा कि नोटबंदी के बाद 3 लाख करोड़ बैंकिंग सिस्टम में आए। इनमें 1.75 लाख करोड़ संदेह के दायरे में हैं। 2 लाख करोड़ ब्लैक मनी बैंकों में पहुंचे। तो मैं ये तर्क लगाइए थोड़ा सा कि उनको मेट्रो ट्रेन बनाने के लिए 1 लाख करोड़ लेने की क्या जरूरत थी। वैसे उन्होंने वो 2 लाख करोड़ की क्या किए जिसके बाद उनको 1 लाख करोड़ फिर से लेने की नौबत आ गई, या क्या वो घोटाला था या ये झूठ सिर्फ बोला गया था। और दोस्तों जापान से भी दोस्तों इसीलिए इसी मेट्रो के लिए लिया गया था 1 लाख करोड़, और वो जब 3 लाख करोड़ नोटबंदी से आ गई तो 1 लाख करोड़ लेने की क्या जरूरत थी, ये आप सोचिए। और दोस्तों इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी और इसका कंक्लूजन यही होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा दोस्तों, महंगाई देखने को मिलेगी और अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरीके से बढ़ रही है वो लगातार बढ़ती ही जाएगी। और दोस्तों अब बताते हैं कि इसका रिकवर कैसे कर पाएगी। तो क्योंकि सरकारें आती जाएगी और कर्जे जो है वो बढ़ती जाएगी। मनमोहन जी की सरकार में इतना थी, मोदी जी आए तो इतना हुआ, फिर कोई और नेता आएगा वो भी लोन वसूलेगा डेवलपमेंट के नाम पे और डेवलप कराएगा। लेकिन अगर वो लोन बढ़ती जाएगी तो इकोनॉमी पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देगी दोस्तों। बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाली है कुछ दिनों के बाद। सो आप समझिए अब आगे होने वाला क्या है दोस्तों। और दोस्तों टेंशन मत लीजिएगा, ये लोन आप ही से रिकवर करवाया जाएगा, चाहे वो आप महंगे सामान खरीद कर करवाइए या आप अपना खुद का पैसा उनसे लगाइए, लेकिन आपको करना लोन रिकवर तो खुद ही आपको करना है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा। महंगाई से कीजिए या तो आप खुद पैसे दीजिए, रिकवर तो आप ही को करना है। सरकार क्या है, आज जाएगी कल जाएगी, बट रिकवर तो इस आम जनता को ही करना पड़ता है। तो सोचिएगा इस बारे में जरूर कि कॉर्पोरेट टैक्स को माफ इतने आसानी से किया जाता है, वहीं हमारे जो आत्महत्या करने वाले किसान हैं जो रोज आत्महत्या करते हैं उनके लिए क्यों नहीं कोई काम किया जाता है। और खासकर किसान बंधु जो ऐसा सोचते हैं कि मोदी जी हमारे हैं। सो कीप थिंकिंग। सो जय हिंद और वंदे मातरम। और कुछ इसी तरह से दोस्तों सरकारें आती रहेगी, टाइम बीतती रहेगी और सारे चीजों का जो सरकारी चीज है उसका जिम्मा प्राइवेट कंपनियों में चला जाएगा। और धीरे धीरे ये सारी कंपनियां जो हमारी भारतीय कंपनियां उसको सरकार बेचती रहेगी और
वो कर्ज चुकाती रहेगी। सभी देखना आ गई है कि होता क्या। अभी तो सिर्फ बैंक बिकने की बारी आ गई है।